सभी को नमस्कार। संस्कृत नाटक प्राचीन काल में किस प्रकार से खेले जाते थे, इसको लेकर संस्कृत साहित्य में ही कतिपय ऐतिहासिक विवरण या वास्तविक प्रस्तुतियों के विवरण पूरे लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए दस्तावेजीकरण के साथ हमको प्राप्त होते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में भरत मुनि के द्वारा जो दो प्रयोग कराए गए, दो रूपक खेले गए और बार बार उनकी प्रस्तुतियां हुई, उनका विवरण नाट्यशास्त्र में मिलता है। भरत मुनि के ही नाट्यशास्त्र में स्वयं भरत मुनि के द्वारा कराए गए, मंच पर प्रस्तुत कराए गए दो रूपकों के प्रयोगों का विवरण प्राप्त होता है। एक तो समुद्र मंथन समवकार है, जो देवासुर संग्राम समुद्र मंथन की जो पौराणिक कथा है उस पर आधारित था। 3 अंकों का रूपक हुआ करता है समवकार, और समवकार श्रेणी का यह रूपक था। इसको भरत मुनि ने प्रयोग कराया। पहले प्रयोग में विघ्न हो गया, असुरों ने हमला कर दिया और आगे ऐसी घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रेक्षागार बनाया गया। वो फिर से खेला गया और फिर शंकर के सामने जाकर के उन्होंने समुद्र मंथन समवकार और एक और नाटक अपना एक और रूपक त्रिपुरदाह डिम ये दिखाए करके, तो बार बार उनके 2 नाटक खेले गए। यह नाट्यशास्त्र में ही हमको इनका विवरण मिलता है। किस तरह से इनका अभिनय होता था। आरंभ में कैशिकी वृत्ति नहीं थी, बाद में ब्रह्मा के कहने पर कैशिकी वृत्ति इसमें जोड़ी गई। तो यह अत्यंत सुदूर अतीत में आख्यान के माध्यम से जो प्राचीन प्रयोग भरत मुनि ने कराए थे, उनके विषय में जानकारी मिलती है। यह ऐतिहासिक काल के विवरण नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में इस प्रकार के नाटक खेले गए, वैदिक काल में खेले गए, ऐसा कह सकते हैं। पर जो वास्तविक प्रस्तुतियों के विवरण संस्कृत साहित्य में मिलते हैं, उनमें से एक विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह दामोदर भट्ट के कुट्टनीमत महाकाव्य में प्राप्त होता है। दामोदर भट्ट का कुट्टनीमत महाकाव्य संस्कृत साहित्य का विलक्षण महाकाव्य है। विश्व साहित्य में ऐसा महाकाव्य नहीं है। और वेश्याओं और कुट्टनियों का चरित्र जिस प्रकार से इसमें उद्घाटित किया गया है, यथार्थ दृष्टि से और मार्मिक महाकाव्य है। करुणा की भी धारा इसमें जिस प्रकार से बहती है, व्यंग्य, वेदना, विश्वासघात, छल और प्रेम, सबका इसमें स्वरूप दामोदर भट्ट ने मनुष्य के चरित्र की गहरी जानकारी के साथ में प्रस्तुत किया है। और उद्देश्य उनका यह है कि इस काव्य को जो पढ़ लेता है वह फिर वेश्याओं के द्वारा धोखा नहीं खाता। यह वे कहते हैं। जयापीड़ की राजसभा में जयापीड़ के समकालीन थे कश्मीर के राजा जयापीड़, जिन्होंने कि 779 ईस्वी से 813 ईस्वी तक शासन किया जयापीड़ ने। और उनका यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य में बहुत सम्मानित भी रहा है। मम्मट ने बहुत आदर के साथ दामोदर भट्ट के प्रति सराहना के भाव के साथ इसकी आर्याएं उद्धृत की हैं। बहुत ही सुंदर ललित आर्या छंद में पूरा महाकाव्य लिखा गया है। दामोदर भट्ट कहते हैं कि काव्यमिदं यः शृणुते सम्यक् काव्यार्थ पालने नासौ नो वंचते कदाचित विटवेश्या धूर्त कुट्टनीभिरिति। कभी धोखा फिर जीवन में नहीं खाता है। इस काव्य को जो पढ़ करके इसके संदेश को समझ जाता है। और इस प्रकार का यथार्थवादी यह महाकाव्य है कि इसको पढ़ते हुए फ्रेंच उपन्यासकार बाल्जाक के उपन्यासों की याद आती है, मोपासा के कहानियों की उपन्यासों की याद आती है। इस महाकाव्य में एक प्रसंग आता है और उसमें एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख, वर्णन पूरा विस्तार से दामोदर भट्ट करते हैं कि एक समरभट्ट सामंत थे। वो काशी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए और वहाँ मंजरी नामक वेश्या अपने दल के साथ आई हुई थी। उसके साथ एक नाट्याचारी भी थे। तो इनका आपस में संवाद हो जाता है। समरभट्ट का जो वैतालिक है वह उस नाट्याचार्य से बातचीत करने लगता है। तो नाट्याचार्य अपना कुछ दुखड़ा रोते हैं। वो बताते हैं कि हम तो महाराज अनंगहर्ष के राजसभा में सम्मानित नाट्याचार्य थे। अनंगहर्ष बहुत प्रसिद्ध सम्राट हैं। मायूराज अनंगहर्ष, कितनी प्रशस्तियाँ उनकी की गई हैं।
तापस वसराज उनका नाटक बहुत ही मार्मिक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। उदात्त राघव नाटक भी उन्होंने लिखा था। ये दो उनकी नाट्य रचनाएं संस्कृत नाट्य साहित्य की कालजयी रचनाओं में गिनी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इतिहास प्रसिद्ध राजा उनके साथ ये काम कर चुका है नाट्याचार्य, और अब अनंगहर्ष नहीं रहे। वह दुखी होकर के कहता है कि हमको इस वारांगना के यहाँ सेवा करनी पड़ रही है, किसी तरह जीविकोपार्जन तो करना ही है। नाट्य कला ही केवल हम जानते हैं, नृत्य और नाट्य जानते हैं। तो वहाँ राजा अनंगहर्ष की राजसभा में नाटक करा के जीविका का उपार्जन करते थे, और यहाँ वाराणसी की इस वेश्या के साथ, वारांगना के साथ इसको नृत्य नाट्य सिखा करके और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन ये जो मंजरी है जिसको मैं सिखा रहा हूँ, वह कहता है यह बड़ी योग्य है, अभिनय में बड़ी दक्ष है, और किस प्रकार से अभिनय की सिद्धि इसकी है वो बताता है कि यह करुण रस में भी वही अनुभव होते हैं और विप्रलम्ब श्रृंगार में भी वही अनुभव होते हैं। उसी प्रकार से अश्रुपात, उसी प्रकार से विलाप करना करुण रस में भी होता है, विप्रलम्ब श्रृंगार में भी होता है। लेकिन ये दोनों में अंतर करके बता सकती है कि यहाँ यही चेष्टाएं करुण रस के लिए हो रही हैं और यहाँ यही चेष्टाएं विरह में, श्रृंगार रस में हो रही हैं। ऐसा बारीक इसको ज्ञान है। तो ये नाट्यशास्त्र के सात्विक अभिनय के सिद्धांतों को किस प्रकार से दिखाती है। यह स्तंभ, स्वेद, रोमांच, अश्रु, ये सब रत्नावली नाटिका में जब नायिका का अभिनय यह करती है तो ये बहुत कठिन अभिनय जो सात्विक भावों का माना जाता है, जिसके लिए सत्व में स्थित होना पड़ता है, उनको यह दिखा सकती है। ऐसा अपनी शिष्या की प्रशंसा करते हुए नाट्याचार्य उसको बातचीत में बता देता है। तो वैतालिक फिर चुनौती देता है कि अगर ऐसा ही है तो यहीं करके दिखाओ, इसको दिखाए हम लोगों को। अब ये हमारे राजा साहब हैं, ये देखना चाहेंगे। तो नाट्याचार्य भी तुरंत चुनौती स्वीकार कर लेता है और वो कहता है कि रत्नावली नाटिका का पहला अंक यह करके दिखाएगी, इसके साथ जो दल की दूसरी नर्तकियाँ, ये सब लोग मिल करके और रत्नावली नाटिका प्रस्तुत करेंगे। तो तुरंत व्यवस्था वहीं पर तत्काल व्यवस्था हो जाती है। काशी विश्वनाथ के प्रांगण में समर भट्ट के जो सैनिक हैं, उसके साथ जो वैतालिक हैं, वो कुछ देर के लिए बाहर से आने जाने वाले दर्शनार्थियों का आना जाना रोक देते हैं कि भाई यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ी देर बाद दर्शन के लिए आइए। और नाटिका वहाँ फिर होने लगती है। यह मंदिरों में, देवालयों में नृत्य, नाट्य, संगीत की गतिविधियाँ होती थीं। ये बहुत प्राचीन परंपरा रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा महोत्सव में मुरारी का अनर्ग राघव नाटक खेला गया। अन्य सभी मंदिरों में, जो बड़े मंदिर रहे हैं, वहाँ नाट्यशालाएं होती थीं, यात्रा महोत्सव होते थे, नाटक खेले जाते थे। काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है, जब रहा होगा, जिस स्थान पर जहाँ रहा होगा, उसमें भी इस प्रकार की नाट्यशाला और नाटिकाएं प्रस्तुत करने की व्यवस्था होगी। तो वह नाटिका फिर वहाँ पर तुरंत प्रस्तुत हो जाती है। उसके एक एक दृश्य का वर्णन दामोदर ने बहुत सुंदर ढंग से, रत्नावली नाटिका कैसे खेली गई वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका विवरण दिया है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तत्काल प्रदर्शन आरंभ हो गया बिना किसी पूर्व सूचना के। ये जो नाट्य दल है, यह इतना मजा हुआ है कि नाटिका वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। वारांगनाओं की भी नाट्य मंडलियाँ हैं, वे भी नाट्य प्रस्तुत कर सकती हैं। ये चतुर्भाणी के उल्लेखों से भी हमको अन्य उल्लेखों से पता चलता है। और राज्याश्रय में नाट्याचार्य रहा करते थे, वो तो नाटक कराते ही थे। और किसी भी स्थान पर तुरंत नाटक खेला जा सके, ऐसी इन लोगों की तैयारी रहती थी। प्रत्येक पात्र के संवाद और कार्यकलाप, प्रथम अंक का जो अभिनय हुआ रत्नावली के पहले अंक का, उसका एक एक प्रसंग यहाँ पर दामोदर ने बताया है। कहीं कहीं थोड़े से परिवर्तन किए गए, उसका भी उल्लेख भी वे करते हैं। वसंतोत्सव का वर्णन, एक तरह से जो मदनोत्सव है, वसंतोत्सव है, आजकल उसके स्थान पर होली होती है, होली का उत्सव होता है। वह रत्नावली नाटिका में तो बहुत ही अच्छा वसंतोत्सव का वर्णन है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। और आर्या छंद में उन संवादों को, जो मूल रत्नावली के संवाद हैं, उनको तो प्रस्तुत किया ही है दामोदर ने, लेकिन कुछ विस्तार दे दिया गया। ऐसा इस प्रस्तुति
के विवरण से लगता है, और थोड़ा सा अश्लील भी उनको बना दिया गया। प्रेम के दृश्य, हाव भाव, विभ्रम बढ़ा दिए गए वहाँ पर, थोड़ा सा लोकप्रिय बनाने के लिए, दर्शकों को रंजित करने के लिए, ऐसा इस प्रस्तुति के विवरण से पता चलता है। दूसरा जो परिवर्तन किया गया कि ध्रुवा गीत जोड़े गए। यह नाट्यशास्त्र की परंपरा रही है कि कवि जो नाटक लिख करके देता है उसमें गीत, सूत्रधार, उसकी मंडली के लोग अपने ध्रुवाएं जोड़ते हैं। प्रावेशिकी ध्रुवा, निष्कामिकी ध्रुवा, किसी पात्र के प्रवेश करते समय जो ध्रुवा गीत गाया जाता है, उसके निर्गम के समय जो गीत गाया जाता है, तो वो इन लोगों ने जोड़े उसमें, और उनका संकेत कि प्रावेशिकी ध्रुवा इस तरह से गाई गई, निष्क्रामिकी ध्रुवा जो निर्गमन गीत है वह गाया गया, यह दामोदर अपने विवरण में देते हैं। और संगीत का संयोजन इन लोगों ने किस तरह से किया, यह भी वैतालिक 2 श्लोकों का पीछे से पाठ करता है, यह विवरण भी उन्होंने दिया है। और कुछ परिवर्तन प्रस्तुति की दृष्टि से तुरंत, जैसा जितना स्थान वहाँ पर उस अहाते में, काशी विश्वनाथ मंदिर के अहाते में प्राप्त है, उसके अनुसार तुरंत कुछ परिवर्तन किए गए। तो मूल नाटक में जो दूर जाने के दृश्य हैं उनमें किंचित परिवर्तन किया गया है, और राजा राजप्रासाद से निकल कर के उद्यान में जाते हैं, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक ओर से रानी वासवदत्ता अपनी सहायिका कांचनमाला के साथ आ रही है, एक ओर से राजा और विदूषक आ रहे हैं, और छिपकर के सागरिका कहीं से देख रही है। ये 3 अलग अलग कक्षाओं में मंच बट जाता है, और कई पात्र वहाँ पर इनको यह नहीं देख रहे हैं और यह उनको नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार का जो व्यवस्था की गई है उसको बदल करके और तिरस्करणी और जवनिका का प्रयोग पात्रों को प्रवेश कराने के लिए यहाँ पर किया गया। ये तुरंत प्रस्तुति करने के लिए तत्काल कुछ परिवर्तन मूल नाटिका में कर दिए गए। जैसा जितना स्थान है उसमें 2 लोग पटी या जवनिका या तिरस्करणी पकड़ करके आते हैं, और जिन पात्रों का प्रवेश दिखाना है वो उस जवनिका के पीछे हैं, उसको लेकर के वे चले जाते हैं, तो उनका प्रवेश हो जाता है। तो दूर से चल कर के और प्रवेश दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा गतियों के द्वारा प्रवेश दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उतने ही स्थान में जवनिका लगा दी गई, उसको हटाया गया तो प्रवेश हो गया। यह जवनिका भी 2 लोग उसके 2 छोर पकड़ करके लाते हैं, और उसके पीछे पीछे पात्र आता है, वो लोग जवनिका हटा देते हैं, मंच पर उसका प्रवेश हो जाता है। यह पद्धति अपनाई गई, और रानी वासवदत्ता का प्रवेश इसी प्रकार से दिखाया गया, राजा का प्रवेश इस प्रकार से दिखाया गया, निर्गम भी इसी प्रकार से दिखाया गया। तो तिरस्करणी और जवनिका, इन 2 पर्दों का उल्लेख दामोदर ने यहाँ इस प्रस्तुति के विवरण में दिया गया है। तो जितना मंच है, जितना स्थान उपलब्ध है, उसके अनुसार तत्काल प्रस्तुति के लिए परिवर्तन किए गए, और एक थोड़ा सा प्रसंग में भी परिवर्तन किया गया है। मूल नाटिका में प्रसंग यह है कि मदनोत्सव मनाया जा रहा है, कामदेव की पूजा उद्यान में जाकर के रानी वासवदत्ता को करना है, और यह जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी जो परिस्थिति के कारण यहाँ दासी बनकर के रह रही है, बहुत सुंदर अपूर्व सुंदरी है, कुमारी है। सागरिका उसका नाम दिया गया है, वास्तविक नाम उसका रत्नावली है, उसी नायिका का नाम है रत्नावली, उसी के नाम से यह नाटिका है, रत्नावली नाटिका। तो इसको बड़ी उत्सुकता है कि यहाँ सिंहल द्वीप में कैसे हमारे यहाँ कामदेव की पूजा होती थी और यहाँ कैसे होती है, जरा हम भी दोनों का अंतर देख लें। तो वह चुपचाप चली आती है पीछे पीछे। रानी देखती है कि यह कैसे आ गई, वो नहीं चाहती कि वह यहाँ उपस्थित रहे, राजा की दृष्टि में ना आए, बड़ी रूपवती है, राजा इस पर रीझ उठेंगे। वह जानती है राजा की प्रकृति कैसी है, बड़े रसिक हैं। तो मूल नाटिका में तो वह स्वयं कहती है वासवदत्ता कि तुम कैसे यहाँ चली आई, तुमको जो सारिका है उसको संभालने के लिए दिया गया था काम, तुम जाकर के उसको देखो। तो सागरिका मन मार करके चल देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के कहती है कि सारिका को तो संभालने के लिए मैंने अपनी सखी सुसंगता को कह दिया है, वह उसको संभाले ही हुए है, तो मैं तो देखूंगी छिप करके कहीं से कि कैसे यहाँ उत्सव होता है कामदेव की पूजा का। तो पेड़ के पीछे छिप जाती है। यह जो प्रसंग है इसको थोड़ा बदल दिया गया। दामोदर जो विवरण देते हैं कुट्टनीमत महाकाव्य में, तो उसमें वासवदत्ता अपनी सहायिका कांचनमाला से कहती है कि देखो यह कैसे आ गई, इसको जरा टालो यहाँ से।
वो कांचनमाला फिर बात बनाती है, वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तुमको तो सारिका को संभालने के लिए कहा था, तुम जाओ। तो यह बड़ा सार्थक परिवर्तन है, क्योंकि नाटक में जो तनाव और द्वंद्व है, जो टसल है, वह दो पक्षों के बीच में, कि रानी वासवदत्ता और उनके 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 एक तरह से द्वंद्व में खड़ी हुई है अल्पवयस्क कुमारी अपूर्व सुंदरी रत्नावली या सागरिका। तो रानी की सहायिका कांचनमाला है और सागरिका या रत्नावली की सहायिका सुसंगता है, उसकी सखी है, वह भी एक दासी है। दोनों में बड़ी मैत्री है, दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात बताती हैं, विश्वास है। यहाँ रानी की विश्वास पात्र सहायिका कांचनमाला है। तो इन दोनों पक्षों में जो द्वंद्व है वासवदत्ता और सागरिका के पक्ष में, उसमें जो दोनों सहायिकाएं हैं, इनमें भी एक तरह से होड़ या द्वंद्व है। तो यह जो नाटक में एक तरह से द्वंद्वात्मकता चलती है, उसकी भूमिका यहीं से बन जाती है कि कांचनमाला यह काम करती है, राजा की दृष्टि में न आए कहीं रत्नावली, रानी की ओर से कांचनमाला यह काम करती है। तो यह एक अच्छा परिवर्तन इस दृष्टि से भी है कि रानी देवी हैं, पटरानी हैं, वह स्वयं इस तरह की छोटी मोटी बातें नहीं करती हैं, वह अपनी विश्वस्त सहायिका से कहती हैं कि इसको टालो। तो यह जो एक तरह से स्टेज स्क्रिप्ट बनाई होगी इन लोगों ने रत्नावली नाटिका के पहले अंक को खेलने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा परिवर्तन, मूल नाटक से कोई छूट नहीं ली गई है, लेकिन सार्थक परिवर्तन छोटे से प्रसंग में कर दिया गया है, यह हमको यहाँ जानकारी मिलती है। तो यह संवाद वैसे के वैसे ही पूरे आर्या छंद में ढाल करके दामोदर ने बताया है कि रत्नावली ने क्या कहा, वासवदत्ता ने क्या कहा, किस तरह से काम पूजा हुई, सारा विवरण उन्होंने दिया है पूरे प्रथम अंक का। उसको विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है, तो बड़ा लंबा प्रसंग है, लेकिन वास्तव में प्रस्तुति हुई और पूरी नाटिका का पहला अंक खेला गया, यह विवरण इसमें हमको प्राप्त होता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। और भी इस प्रकार के विवरण वास्तविक प्रस्तुतियों के संस्कृत साहित्य में, कुछ संस्कृत नाटकों के हमको मिलते हैं, और उन पर आगे चर्चा यथावसर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।